हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज और आज हम लोग ज्योग्राफी के अर्थ इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है। जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है जिसमें आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन और द कॉम्पोजिशंस ऑफ द या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर पढ़ेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके कुछ सोर्सेस के बारे में कि ऐसे कौन से सोर्सेस हैं जिससे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंसेस मिलते हैं कि हाँ भैया, अर्थ के नीचे हमारे ये सब मिनरल्स पाए जाते हैं, ये सब रॉक्स पाए जाते हैं, इतना टेम्परेचर होता है, इतना डेंसिटी होता है। तो बेसिकली इसका जो सोर्स है वो क्या है। तो बेसिकली जो सोर्सेस है हमारा वो तीन टाइप के होते हैं: आर्टिफिशियल सोर्स, नेचुरल सोर्स एंड द सोर्सेस रिलेटेड टू द हाइपोथेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। यानी कि जितने भी सारे हाइपोथेसिस या थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ है, बेसिकली यहाँ हाइपोथेसिस होगा, नॉट थ्योरीज। तो बेसिकली जितने भी सारे हाइपोथेसिस है उसमें बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है, हमारे एविडेंसेस अवेलेबल है। सो बेसिकली देयर आर द थ्री मेजर सोर्सेस दैट द जिससे हमें पता चलता है कि हमारा अर्थ का इंटीरियर कैसा है। सो बेसिकली दैट आर आर्टिफिशियल सोर्सेस, नेचुरल सोर्सेस एंड द हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स। तो बेसिकली अब आर्टिफिशियल सोर्स किसे कहते हैं। आर्टिफिशियल सोर्स बेसिकली ये ऐसा माना जाता है कि ये एक्यूरेट नहीं होता है, ये एविडेंट जो प्रॉपरली एविडेंस नहीं इसको माना जाता है, इसको बस आर्टिफिशियली माना जाता है। अब आर्टिफिशियल सोर्स में बेसिकली तीन टाइप का होता है। पहला सोर्स होता है प्रेशर, दूसरा होता है डेंसिटी, तीसरा होता है टेम्परेचर। प्रेशर में बेसिकली ऐसा माना जाता है कि इट वाज बिलीव दैट वेरी हाई डेंसिटी, यानी कि जो हमारा हाई डेंसिटी ऑफ द कोर है, बिकॉज ऑफ हेवी प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग रॉक्स, या फिर इसको बोल सकते हैं सुपर इनकम्बेंट रॉक्स या फिर लोड्स। हाई डेंसिटी है हमारा अर्थ इंटीरियर का, वो क्यों है? क्योंकि जो प्रेशर है, प्रेशर की वजह से डेंसिटी इसका हाई है। अब इसको बेसिकली बाद में हम लोग देखेंगे ऐसा नहीं है, ये प्रेशर की वजह से नहीं है। और सेकंड हो जाता है कि इट इज कॉमन प्रिंसिपल दैट द प्रेशर इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द रॉक। सो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जो हमारा कोर का डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये माना जाता है कि ये एक कॉमन प्रिंसिपल है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि जो प्रेशर है वो इंक्रीजेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ इंटीरियर। तो बेसिकली जो डेंसिटी ऑफ द रॉक्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि जो सुपर इनकम्बेंट लोड है, हमारे ओवरलाइंग रॉक्स के लोड है, उसके वजह से हमारा डेंसिटी है वो ज़्यादा होगा। अब सुपर इनकम्बेंट रॉक लोड्स क्या होता है, ओवरलाइंग रॉक्स क्या होता है? तो बेसिकली इसमें मान लो कि एक सरफेस है, एक सरफेस में बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ रॉक्स रहते हैं। और जो ये जो सबसे नीचे वाला रॉक लेयर होगा, इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। सबसे ज़्यादा प्रेशर क्यों पड़ेगा? क्योंकि इसके ऊपर भी एक लेयर है, इसके ऊपर भी लेयर है, इसके ऊपर भी लेयर है। तो इस लेयर के वजह से सबसे ज़्यादा फोर्स हमारे सबसे नीचे वाले सुपर इनकम्बेंट लेयर में पड़ेगा। सो इसी को हम लोग बेसिकली ओवरलाइंग रॉक्स बोलते हैं या फिर सुपर इनकम्बेंट रॉक्स भी लोड्स भी कहा जाता है। सो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जितना ज़्यादा इंटीरियर में जाएंगे उतना ही सुपर इनकम्बेंट फोर्स ज़्यादा, लोड ज़्यादा होगा। अब लोड ज़्यादा होने की वजह से उसका जो प्रेशर है, प्रेशर भी ज़्यादा होगा। सो दिस इन्फरेंस इज प्रूव रॉन्ग ऑन द ग्राउंड दैट देर इज क्रिटिकल लिमिट। अब बेसिकली इसको जो कहा गया कि जितने सारे हम लोग अंदर जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा। अब इसको बेसिकली अब प्रेशर अंदर ज़्यादा जब रहेगा, इसका मतलब ये भी है कि जो डेंसिटी है वो भी ज़्यादा होगा। तो बेसिकली इसको क्रिटिसाइज किया गया इन किस बेसिस पे, इन इच रॉक बियॉन्ड विच द डेंसिटी ऑफ द रॉक कैन नॉट बी इंक्रीज। अब बेसिकली इसको क्रिटिसाइज किया गया और कहा गया कि जो हमारा डेंसिटी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स है, एक डेफिनिट पॉइंट पे उसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा नहीं होगा। तो बेसिकली इस बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज किया गया। ये हमारा प्रेशर हो जाएगा आर्टिफिशियल सोर्स में। अब हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी के बारे में कि हाउ डेंसिटी डिटरमाइंस द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सो बेसिकली डेंसिटी, इट इज बिलीव दैट द आउटर थिनर पार्ट ऑफ द अर्थ इज composed ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स विच इज 0.8 टू 1.6 किलोमीटर। बेसिकली जो हमारा सबसे ऊपरी परत है वो किस रॉक से बना गया है? सेडिमेंट्री रॉक से। और ये क्या कितना डिस्टेंस तक है? 0.8 टू 1.6 किलोमीटर इंटीरियर तक ये सेडिमेंट्री रॉक्स का जो लेयर है वो है। जस्ट बिलो दिस लेयर
देयर इज सेकेंड लेयर ऑफ क्रिस्टलाइन। अब बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद और एक लेयर आता है लॉग रॉक्स का, जो है क्रिस्टलाइन रॉक्स का लेयर आता है। सो बेसिकली इसका जो डेंसिटी है वो 3 to 3.5 तक डेंसिटी वेरी करेगा। अब बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स का जो डेंसिटी होगा वो बेसिकली 2.7 से लेकर के 2.9 तक होगा, या मे बी 3 भी हो सकता है। बट जो डेंसिटी इसके नीचे ठीक हमारा जो क्रिस्टलाइन रॉक्स पाया जाता है, क्रिस्टलाइन रॉक्स ऑफ लेयर पाया जाता है, तो बेसिकली उसका जो डेंसिटी होगा वो 3 to 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का डेंसिटी होगा। सो द एवरेज डेंसिटी ऑफ द होल अर्थ इज 5.5। अब बेसिकली जो एवरेज डेंसिटी, हमें जो डेंसिटी के थ्रू हमारे इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, और इससे ये भी पता चलता है कि जो एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ है, होल अर्थ है, इज अबाउट 5.5 GM ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। So basically this is the average density of the earth. So next topic is temperature. So basically next जो artificial source में हमारा topic है वो temperature कि how temperature determines the interior structure of the earth. So basically temperature increases from the surface downward at the rate of 2 to 3 degree Celsius for every 100 meters. अब basically हमें ये पता है कि जो अगर हम लोग अर्थ सरफेस के ऊपर रहेंगे और हम लोग ऊपर टूवर्ड्स एटमॉस्फेयर की तरफ जाएंगे, तो इन एवरी 165 मीटर में बेसिकली हमारा 1 डिग्री जो 1 डिग्री सेंटीमीटर ये बेसिकली डिक्रीज होगा। अब ऐसा इसका ठीक वाइस वर्सा नीचे होता है, अगर हम लोग अर्थ क्रस्ट के नीचे जाएंगे तो ठीक उल्टा होता है। और यहाँ पे बेसिकली इन एवरी 100 मीटर देर इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर बिटवीन 2 to 3 डिग्री सेल्सियस। अब इन एवरी 1000 मीटर 1 किलोमीटर टेम्परेचर वो राइज होता है, कितना राइज, सॉरी नॉट 1 किलोमीटर, इट्स 100 मीटर जो टेम्परेचर राइज होता है वो बेसिकली 2 to 3 डिग्री सेल्सियस तक राइज होता है। सो बेसिकली इतना राइज होता है। अब एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा, इन एवरी 165 मीटर देर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर इन अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस। और ठीक इसके उल्टा है, अगर हम लोग नीचे अर्थ इंटीरियर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है 2 to 3 डिग्री सेल्सियस इन एवरी 100 मीटर। सो बेसिकली ये एक फैक्चुअल बात है जिससे हमें टेम्परेचर के बारे में, अर्थ इंटीरियर के बारे में हमें पता चलता है। सो अब और एक फैक्चुअल बात है कि जितने भी सारे टेक्टोनिकली एक्टिव एरियाज है जहाँ पे अर्थक्वेक्स ज़्यादा एक्टिवली होते रहते हैं, अर्थक्वेक होता है, वोल्केनिक इरप्शन रेगुलरली होते रहता है, अब वहाँ का जो टेम्परेचर है बेसिकली 1000 डिग्री सेल्सियस इन एवरी 43 किलोमीटर डाउनवर्ड। अब बेसिकली अगर हम लोग इसको फर्दर डिस्टेंस में जाएं इन अर्थक्वेक रीजन्स, तो बेसिकली इन एवरी 43 किलोमीटर देर इज टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस। और ठीक इसके उल्टा अगर हम लोग जाएंगे एक स्टेबल एरिया में, यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पे जो टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत रेयरली होता है, यानी कि जो वॉल्केनिक इरप्शन या फिर हो सकता है कि जो अर्थक्वेक वो बहुत कम होता है, स्टेबल एरिया बेसिकली अगर ऐसे एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे जो टेम्परेचर हो वो डिफरेंशिएट होगा, ठीक। जो जैसे कि जो 1500 डिग्री सेल्सियस में 40 किलोमीटर तक जो टेम्परेचर है, 40 किलोमीटर डाउनवर्ड्स जाएंगे तो बेसिकली वहाँ का जो टेम्परेचर होगा 500 डिग्री सेल्सियस होगा। ये डिफ्रेंसिएशन क्यों आया? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से। अब बेसिकली जो डिफ्रेंसिएशन आया वो बेसिकली प्लेट्स की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे जो है इस रीजन में बेसिकली टेक्टोनिकली एक्टिव एरियाज है, जिसके वजह से जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे स्टेबल एरिया है, स्टेबल एरिया से बेसिकली टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होता है, बट फर्दर इट इंक्रीज, मतलब इन कंपैरिजन तो इसके मुकाबले बहुत ही कम राइज होता है टेम्परेचर। सो बेसिकली ये एक फैक्चुअल बात है कि इन एवरी 43 किलोमीटर डाउनवर्ड्स इन टेक्टोनिकली एक्टिव एरियाज द टेम्परेचर गोज अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे स्टेबल एरिया में इन एवरी 40 किलोमीटर देर इज ए टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस। अब बेसिकली ये वेरी भी कर सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको वेरी करता है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल सोर्सेस। तो बेसिकली हमने पहले पढ़, ये हमारा हो गया आर्टिफिशियल सोर्सेस। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल सोर्सेस के बारे में कि हाउ द नेचुरल एलिमेंट्स या फिर बोल सकते हैं नेचुरल एक्टिविटीज, या फिर जो अर्थ के अंदर अपने आप जैसे जितने भी सारे एक्टिविटीज होते हैं, इंडोजेनेटिक फोर्सेस एक्ट करके जितने भी सारे एक्टिविटीज होते हैं
उसके ज़रिए हम लोग कैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता कर सकते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट फर्स्ट जो हमारा सोर्सेस हो जाएगा वो वोल्केनिसिटी हो जाएगा, यानी कि वोल्केनो प्लस एक्टिविटी, ये हमारा वोल्केनिसिटी हो जाएगा। सो सम scientists believe on the basis of upwelling and spread of hot and liquid lava on the earth's surface during volcanic eruption that there is at least such a layer below the earth's surface which is in liquid stage। तो बेसिकली हम वॉल्केनिक इरप्शन से हमें ये पता चलता है कि ऐसे हमारे अर्थ के इंटीरियर में ऐसे जगह एक ऐसा लेयर आएगा जहाँ पे जो स्टेट होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा, और वो बेसिकली कॉम्पोजिशन मैग्मा या फिर लावा का कंपोजिशन होगा, और जो रॉक्स है वो गल जाएंगे। सो सच मोल्टन लेयर हैज बीन टर्म्ड एज मैग्मा चेम्बर। तो उस लेयर को बेसिकली मैग्मा चेम्बर कहा जाता है। ये बेसिकली एट द डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर से ज़्यादा डेप्थ में पाया जाता है ये मैग्मा चेम्बर। अब हमारा सेकंड एविडेंस है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स। तो बेसिकली सिस्मिक वेव्स का जो जहाँ पे स्टडी किया जाएगा, जो हमारे अर्थ के इंटीरियर में जितने सारे सिस्मिक वेव्स उत्पन्न होते हैं उसका स्टडी को, साइंटिफिक स्टडी को सिस्मोलॉजी में कंसीडर किया जाता है, यानी कि सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स। सो बेसिकली seismology is the science which studies various aspects of seismic waves generated during the occurrence of earthquake, and the seismic waves are recorded with the help of an instrument known as seismograph। तो ये बेसिकली हमारा सिस्मोग्राफ है। इसके हेल्प से हमें हमें पता चलता है कि हमारा इस रीजन में अर्थक्वेक आएगा या नहीं आएगा। तो बेसिकली दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रिडिक्टिंग अर्थक्वेक। सो अब कैसे प्रिडिक्ट अर्थक्वेक करता है वो अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। सो द प्लेस ऑफ द ऑकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस। अब देखो बेसिकली जहाँ हमारा अर्थक्वेक आता है हमारे सरफेस के ऊपर, तो बेसिकली जो सबसे पहले अर्थक्वेक जो सिस्मिक वेव्स होता है वो सबसे पहले जिस जगह पे एक्सपीरियंस किया जाएगा उस रीजन को हम लोग फोकस बोलते हैं। फोकस या फिर इसको हाइपोसेंटर भी बोल सकते हैं। सो फोकस जो सबसे फर्स्ट टाइम जहाँ पे सिस्मिक वेव्स जो ओरिजिन होगा उस जगह को हम लोग फोकस करते हैं या फिर हाइपोसेंटर। अब बेसिकली इसके परपेंडिकुलर या होगा एक ऐसा रीजन जहाँ पे अर्थ सरफेस के ऊपर, उसको बेसिकली हमें एपिसेंटर से हम लोग डिनोट करते हैं। सो बेसिकली एपिसेंटर हो जाएगा ऐसे अर्थ सरफेस का ऐसा रीजन जहाँ पे सबसे पहले सिस्मिक वेव्स एक्सपीरियंस किए जाएंगे, और फोकस हमारा ऐसा रीजन हो जाएगा इनसाइड द अर्थ सरफेस की वहां पे सबसे पहले सिस्मिक वेव्स जनरेट होंगे। अब सिस्मिक वेव्स जनरेट कैसे होंगे? ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडोजेनेटिक रीजंस हो सकते हैं, बहुत टाइप टाइप के रीजंस हो सकते हैं सिस्मिक वेव्स उत्पन्न होने का। सो बेसिकली जहाँ पे सबसे पहले इनसाइड द इंटीरियर फोकस और एंड सरफेस में जब आएगा वो बेसिकली हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और उस जगह को हम लोग एपिसेंटर बोलते हैं। सो अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक में बेसिकली तीन वेव्स होते हैं। सिस्मिक वेव्स में बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स। सबसे पहला टाइप होता है प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स बेसिकली दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल, या फिर इसको सिंपली पी वेव से भी डिनोट कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हम लोग जानते हैं एक ग्लोब में बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल लाइन क्या होता है, एक सीधी रेखा होती है, वर्टिकल लाइन जिसको बोल सकते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। इसीलिए प्राइमरी वेव्स भी बेसिकली इसी तरीके से चलता है, यानी कि जो प्राइमरी वेव्स का जो मूवमेंट है वो टू एंड फ्रो है। टू एंड फ्रो इन सेंस की ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ primary waves। So this wave is also known as longitudinal wave and also known as compressional। compressional क्यों कंप्रेस हो जा रहा, देख रहे हो यहाँ पे कंप्रेस हो जा रहा, फिर से कंप्रेस हो रहा, इस टाइप से मूवमेंट होगा हमारा प्राइमरी वेव्स का। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज पी वेव। पी वेव सिंपली बेसिकली फर्स्ट टर्म इसका पी है, फर्स्ट अल्फाबेट्स पी है, इसीलिए पी वेव्स। तो इसका जो प्रोपोगेशन होगा टू एंड फ्रो होगा। एंड एक फैक्चुअल बात ये है कि जो ये बेसिकली सॉलिड और लिक्विड दोनों मीडियम में ट्रेवल करेगा, बट लिक्विड में जो स्पीड हो जाएगा थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो बेसिकली सेकेंडरी वेव्स आता है। अब सेकेंडरी वेव्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये बेसिकली सेकेंडरी वेव्स है जो एस वेव्स जिसको बोल सकते हैं हम लोग। दिस वेव्स कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड मटेरियल्स, यानी कि ये सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करेगा, लिक्विड में ना भैया ना, इसमें ट्रेवल नहीं करेगा। So this wave is also known as
ट्रांसवर्स और डिसोशनल वेव्स एंड ऑल्सो सिंपली एस वेव्स। अब इसका प्रोपोगेशन बेसिकली क्या कैसे होगा, वाटर रिपल्स। अब देखो एक तालाब में आप एक पत्थर मारोगे तो बेसिकली वहां पे वेव्स जनरेट होगा, और उस टाइप के वेव्स को बेसिकली सेकेंडरी वेव्स को कहा जाता है। अब सेकेंडरी वेव्स बेसिकली इसमें ये होता है कि इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, सॉरी गाइस, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें क्रस्ट भी होगा, ट्रफ भी होगा और एक वेवलेंथ भी होगा। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग सिंपली एस वेव्स बोलते हैं। लाइट वेव के जैसा ये होगा, लाइट वेव भी इसी टाइप का रहता है, इसी टाइप के फ्रीक्वेंसी में रहता है। सो बेसिकली ये हमारा हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी वेव्स। And the third wave is surface wave. Surface wave is simply known as long period waves or simply L wave. L wave surface wave को L wave भी कहा जाता है, और ये बेसिकली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। डिस्ट्रक्टिव क्यों होता है? क्योंकि ये जनरली सरफेस पे ही ऑक्योर करता है और कुछ डेप्थ के बाद ये मर जाता है, यानी कि डाई आउट, मतलब सिंपली सेंस की खत्म हो जाता है, यानी कि जो ये हाईली डिस्ट्रक्टिव होता है, और ये बेसिकली कुछ ज़्यादा देर तक नहीं रहता, कुछ टाइम तक ही रहता है और इसके बाद खत्म हो जाता है। थ्रू देयर स्पीड इज स्लोअर देन, और इसका बेसिकली और एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो एल वेव्स है ये बेसिकली स्लो होता है इन कंपैरिजन टू पी एंड एस वेव्स, बट दिस आर मोस्ट वायलेंट, यानी कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव भी होता है, वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव। तो बेसिकली ये हमारा तीन टाइप के वेव्स हो गए। अब ये हमारा साइड में आप देख सकते हो, ये हमारा शेडो जोन हो गया। अब शेडो जोन क्या होता है? अब कहीं भी अर्थ के इंटीरियर में कोई सिस्मिक वेव जनरेट होता है, वो तीन टाइप का हो सकता है, या तो प्राइमरी वेव्स हो सकता है, या फिर सेकेंडरी वेव्स हो सकता है, या फिर एल वेव हो सकता है। अब प्राइमरी वेव्स अगर जनरेट होगा तो बेसिकली जो प्रोपोगेशन होगा इसका, हम लोग जानते हैं कि जो सॉलिड मीडियम में तो पास करेगा ही, अब साथ साथ लिक्विड मीडियम में भी पास करेगा। अब लिक्विड मीडियम में जब जाएगा तो बेसिकली वहां पे रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में आप जान सकते हैं अंतर, की रिफ्लेक्शन बेसिकली बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हो जाएगा, एंड रिफ्रैक्शन जो होगा वो सिंपली जो लाइन है वो चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, यानी कि टिल्ट हो जाएगा। सो बेसिकली अब यहाँ पे जा देख सकते हैं, ये हमारा क्रस्ट रीजन हो गया। जैसे हमारा कोर में आया, कोर बेसिकली लिक्विड पार्ट का होता है, लिक्विड पार्ट में प्रिज्म विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्शन इट चेंजेस द लाइन, और फिर से जब हमारा सॉलिड पार्ट में आएगा फिर से इसका वेलोसिटी के साथ साथ बेसिकली इसका डायरेक्शन वो चेंज हो जाएगा। सो अब शेडो जोन किसको बोलते हैं? शेडो जोन बेसिकली ऐसे जोन्स को बोलते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक ऑक्योर नहीं कर सकता। मान लो यहाँ पे अर्थ सिस्मिक वेव जनरेट हुआ है, तो बेसिकली इस रीजन में कभी भी हमारा अर्थक्वेक एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये हमारा शेडो जोन बन जाता है। सो जो शेडो जोन होता है 105 टू 145 डिग्री के बीच में होता है। ये सिर्फ प्राइमरी वेव से का ही ये शेडो जोन है। अब सेकेंडरी वेव का भी शेडो जोन होता है। अब हम लोग सेकेंडरी वेव जो होता है हमारा सिंपली एस वेव, इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये दिस वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड मटेरियल्स। सो बेसिकली अगर ये लिक्विड मीडियम में ट्रेवल नहीं करेगा तो इसका मतलब जो है ये कोर में भी ट्रेवल नहीं करेगा। अगर कोर में ट्रेवल नहीं करेगा तो जो ये जो हमारा शेडो जोन है ये बहुत ही ज्यादा बनेगा, बिटवीन 103 डिग्री से लेकर के 103 डिग्री तक का जो है शेडो जोन बनेगा। इस रीजन को हम लोग शेडो जोन बोल सकते हैं, सिंपली इस रीजन को, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता है सिस्मिक वेव्स को। और ये कौन सा टाइप का सिस्मिक वेव होगा? ये बेसिकली सेकेंडरी वेव्स होगा, या फिर सिंपली एस वेव्स होगा। सो बेसिकली दिस आर द शेडो जोन्स ऑफ सेकेंडरी एंड प्राइमरी वेव्स। अब बेसिकली सरफेस वेव में भी शेडो जोन नहीं होता। शेडो जोन इसीलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो है सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए होता है, और ये जो सिर्फ ऊपर की तरफ सरफेस की तरफ ही जाता है। शेडो जोन इसीलिए नहीं होता। तो अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर। तो इन इसके बेसिकली एक स्कॉलर के बारे में पढ़ेंगे, एक जियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ई स्वेस। इनका पूरा नाम एडवर्ड स्वेस है। ये एक बेसिकली जियोलॉजिस्ट है। सो बेसिकली ही हैज थ्रोन लाइट ऑन द केमिकल कॉम्पोजिशंस ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर। अब इन्हीं का अर्थ का इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे। सो इनके अकॉर्डिंग जो था, द क्रस्ट इज कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि थिन लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, जिसके बाद हमारा क्रिस्टलाइन रॉक्स होता है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स का जो डेंसिटी है वो बहुत कम होता है। पहले हमने पढ़ा था कि डेंसिटी जो सेडिमेंट्री रॉक्स का होता है वो अप्रोक्स 2 to
0.7 से लेकर के 2.9 तक होता है, ये हमारा डेंसिटी हो जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स का। ये बेसिकली सबसे ऊपर थिन लेयर होता है। सो दिस लेयर इज कंपोज ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक्स। अब इसके नीचे एक क्रिस्टलाइन रॉक्स का भी लेयर आता है, जो कि कंपोज होता है मोस्टली सिलिकेट मैटर से। सिलिकेट मैटर इन सेंस फेल्सफर एंड माइका। सो बेसिकली जो सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे के जो लेयर आता है, क्रिस्टलाइन रॉक्स का लेयर आता है, उसमें बेसिकली फेल्सफर एंड माइका ज्यादा पाया जाता है। So soils also identify three zones of different matter. Basically तीन लेयर, थ्री लेयर में, थ्री जोन्स में इन्होंने ये अर्थ के इंटीरियर को क्लासिफाई किया था। पहला लेयर था सियाल, सेकंड लेयर था हमारा सीमा, थर्ड लेयर था हमारा नाइफे। अब बेसिकली तीनों का तीनों केमिकल कंपोजिशन का नाम है, केमिकल कंपोजिशन के नाम पे ही इन्होंने लेयर का भी नाम रखा था। सो फर्स्ट लेयर इज सियाल लेयर। सियाल लेयर में बेसिकली दिस लेयर इज जस्ट लोकेटेड बिलो द आउटर सेडिमेंट्री कवर इज composed ऑफ ग्रेनाइट्स। तो बेसिकली जितने भी सारे सेडिमेंट्री लेयर, हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स जहाँ पे पाया जाएगा, यानी कि जो हमारा सबसे थिन लेयर ऑफ द अप क्रस्ट, यानी कि सबसे अपर एंड थिन लेयर ऑफ द क्रस्ट, जिसमें कि ग्रेनाइट से मिलके बने होते हैं। सो दिस लेयर इज डोमिनेटेड बाय सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो बेसिकली जैसे हमारा क्रिस्टलाइन लेयर का जो फेल्सफर एंड माइका डोमिनेंट मिनरल था, यहाँ पे हमारा सिलिका और एल्युमिनियम डोमिनेंट मिनरल होगा, और इसीलिए इसको सियाल भी कहा जाता है। सियाल इन सेंस SI फॉर सिलिका एंड एल्युमिनियम का AL फॉर एल्युमिनियम। सो द एवरेज डेंसिटी ऑफ दिस लेयर इज 2.9, यानी कि 2.9 हमारा ये एवरेज डेंसिटी हो जाता है सियाल लेयर का। यानी कि इस लेयर का जो एवरेज डेंसिटी है वो हमारा 2.9 है, 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वेयर इट वेयर एज इट थिकनेस रेंजेस बिटवीन 50 टू 300 किलोमीटर। अब बेसिकली इसका जो थिकनेस है वो बेसिकली 50 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर तक हो सकता है सियाल लेयर का थिकनेस। अब डिपेंड करेगा, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा इसका थिकनेस। एंड दिस लेयर इज डोमिनेटेड बाय एसिड मटेरियल सिलिकेट पोटेशियम सोडियम एंड एल्यूमिनियम। सो बेसिकली इसमें पोटेशियम, इस लेयर में सबसे ज्यादा सोडियम पाया जाएगा, पोटेशियम पाया जाएगा एंड एल्यूमिनियम पाया जाएगा। अब हमारा जो आता है सेकेंड लेयर सीमा। सीमा लेयर बेसिकली ये हमारा इस लेयर को बोला जाता है सीमा लेयर, जस्ट बिलो द सियाल लेयर। सो बेसिकली सीमा लेयर इज जस्ट बिलो द सियालिक लेयर। सो दिस लेयर इज composed ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। तो बेसिकली सबसे सियाल लेयर में इट इज composed ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स, एंड हियर this layer is composed of basalt rock. So basically it is the source of magma. अब magma chamber जो होता है वो basically सीमा लेयर में होता है सबसे ज्यादा, एंड ड्यूरिंग लावा इरप्शन, और लावा इरप्शन इसी चैम्बर में होता है। एंड दिस इज सिलिका, मतलब SI फॉर स्टैंड्स फॉर सिलिका, एंड Ma यानी कि मैग्नीशियम। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है सिलिका एंड मैग्नीशियम आर द डोमिनेंट मिनरल्स ऑफ दिस लेयर। सो एवरेज डेंसिटी जो इसका हो जाता है 2.9 से लेकर के 4.7 तक इसका एवरेज डेंसिटी हो जाता है। और इस ये कितना डिस्टेंस तक रह सकता है, 2000 किलोमीटर तक इसका डिस्टेंस हो सकता है। यानी कि इसका बेसिकली एवरेज डेंसिटी तो हमारा हो जाएगा, एवरेज एवरेज डेंसिटी इसका बेसिकली हमारा हो जाएगा 2.9 से लेकर के 4.7 तक, 2.9 से लेकर के 4.7 तक। और हमारा इसका एवरेज, सॉरी, जो इसका एवरेज हमारा डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक इसका एवरेज डिस्टेंस हो सकता है, यानी कि विथ हो सकता है। अब हमारा थर्ड लेयर आता है, जो कि हमारा है, एंड दिस लेयर इज composed ऑफ बेसिक मेटल, जैसे कि बेसाल्ट हो सकता है, सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन आर द एबंडेंटली फाउंड। तो बेसिकली दिस मिनरल्स मोस्टली फाउंड इन दिस लेयर। सो अब हम लोग का आता है थर्ड लेयर इज विच इज नाइफे लेयर। नाइफे लेयर इज बेसिकली निकल एंड फेरियम, एंड इट इज जस्ट लोकेटेड जस्ट बिलो द सीमा लेयर, यानी कि सीमा लेयर के जस्ट नीचे हमारा नाइफे लेयर आता है। सो बेसिकली दिस लेयर इज composed ऑफ निकल एंड फेरियम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NiFe बोलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज नाइफे लेयर।
सो इट इज thus apparent that this layer is made of heavy metal। अब ऐसा माना जाता है कि जो हमारा नाइफिल लेयर है ये बेसिकली हमारा कोर में सिचुएट करता है। कोर में है इसका मतलब हेवी मेटल्स इसमें यूज होंगे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरी हाई डेंसिटी, यानी कि जो हमारा कोर का डेंसिटी एवरेज डेंसिटी होगा वो 11 के आसपास होगा एंड द डायमीटर ऑफ दिस जोन इज 6880। और इसका बेसिकली जो डायमीटर होगा वो होगा हमारा 66 6880 किलोमीटर का हमारा डायमीटर होगा। सो और इसका जो एवरेज डेंसिटी होगा वो बेसिकली 11 होगा एंड द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड इंडिकेट्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ इंटीरियर। सो बेसिकली जो हमारा प्रेजेंस ऑफ आयरन है यानी कि फेरियम है, इसके वजह से है ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट जो एक्टिव होता है, इसी की वजह से होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है हमारे अर्थ इंटीरियर में। सो अब हम लोग पढ़ेंगे थिकनेस एंड डेप्थ ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। सो बेसिकली सबसे पहला जो थिकनेस एंड डेप्थ के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो पहला है क्रस्ट। अब सबसे ऊपर जो रहता है वो क्रस्ट रहता है। अब क्रस्ट का डिस्टेंस बेसिकली डिपेंड करता है कि वो ओशियनिक क्रस्ट है या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। सो बेसिकली क्रस्ट का जो एवरेज डेंसिटी है वो बेसिकली 2.8 से लेकर के 3 है। अब यहाँ पे कभी कभी 2.7 से लेकर के 2.9 तक भी रहता है, बेसिकली कुछ भी लिख दो, थोड़ा मोड़ा चलता है। एंड द डिफरेंस ऑफ डेंसिटी बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्रस्ट, तो बेसिकली जो अपर क्रस्ट है वो 2.8 है एंड द डेंसिटी ऑफ लोअर क्रस्ट इज 3 इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ सुपर इनकम्बेंट लोड। अब बेसिकली मैंने पहले ही बताया था सुपर इनकम्बेंट लोड क्या होता है, यानी कि एक के ऊपर जब एक लेयर बनता है तो बेसिकली वहाँ जो जितना ज्यादा लेयर बनेंगे उतना ज्यादा नीचे उसका डेंसिटी है वो ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगा, प्रेशर भी ज्यादा होगा। सो the difference between this 2.8 to 3 डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डिफरेंस इसीलिए आता है क्योंकि सुपर इनकम्बेंट लोड ज्यादा पड़ता है। अब हमारा नेक्स्ट लेयर आ जाता है, नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन हो जाता है वो मेंटल। अब मेंटल बेसिकली है ये हमारा मेंटल जो स्टार्ट होता है वो बेसिकली 50 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर तक जाता है। अब इसके बाद 700 किलोमीटर के बाद बेसिकली लोअर मेंटल का पोर्शन आता है जो कि अप्रोक्स 2900 किलोमीटर तक जा सकता है। अब बेसिकली देर इज सडन इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ सिस्मिक वेव। अब हम लोग आप लोगों ने सिस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ा था। अब बेसिकली वेलोसिटी जो यहाँ पे मेंटल रीजन में होगा वो अचानक से बढ़ जाएगा जैसे हमारा क्रस्ट पास करेगा, और क्रस्ट पास करने के बाद जैसे ही मेंटल की तरफ जाएगा तो वहां का जो सेस्मिक वेव्स का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा, सडन इंक्रीज हो जाएगा। एट द बेस ऑफ लोअर क्रस्ट एज द वेलोसिटी ऑफ द सेस्मिक वेव्स इज अबाउट 6.9 per second at the base of lower crust, but it suddenly becomes 7.9 to 8.1 kilometer per second. This trend of seismic waves denote the discontinuity between the boundaries of the lower crust and the upper mantle. And this is known as मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी, जो कि ए मोहोरोविक ने दिया था इन द ईयर ऑफ 1909 और इसको बेसिकली मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। अब जो सडन इंक्रीज होता है वेलोसिटी 6.9 किलोमीटर से लेकर के 7.9 टू 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड जो सडन इंक्रीज होता है, इस इंक्रीजमेंट को बेसिकली सबसे पहले डिनोट किया गया था ए मोहोरोविक ने इन द ईयर ऑफ 1909 और इसीलिए इसको बेसिकली मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी भी कहा जाता है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में मोहो डिसकंटिन्यूटी भी कहा जाता है, कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म में मोहो डिसकंटिन्यूटी। एंड मेंटल हैविंग मीन डेंसिटी, अब इसका मीन डेंसिटी 4.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है एंड इट गोज अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर इनसाइड द अर्थ। सो बेसिकली ये हमारा हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द एवरेज डेंसिटी ऑफ द मेंटल एंड इट इज द लोवेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ इन जो मेंटल। इट कंसेंट 83% ऑफ द टोटल वॉल्यूम, बेसिकली ये जो है कंटेंट करता है 83% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ क्रस्ट सॉरी अर्थ इंटीरियर एंड 68% ऑफ द टोटल मास ऑफ द अर्थ इंटीरियर। सो बेसिकली 83% वॉल्यूम कंस्टिट्यूट करता है एंड 68% मास कंस्टिट्यूट करता है ये। सो बेसिकली अपर मेंटल और जो लोअर मेंटल का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली 100 किलोमीटर एंड लोअर मेंटल का जो डिस्टेंस है वो 100 टू
2900 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, यानी कि जो हमारा अपर मेंटल है इट गोज अप टू 1000 किलोमीटर, एंड after that region it starts the lower mental region which goes up to 2900 kilometer. So now the mantle is divided on the basis of the information received from the discovery of the International Union of Geodesy and Geophysics. ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे जियोलॉजिस्ट रहते हैं, बहुत सारे फिजिशियन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलर्स रहते हैं, वहाँ पे स्टडी किया जाता है अर्थ इंटीरियर के बारे में। सो इन्होंने एक क्लासिफिकेशन किया था हमारा अर्थ का इंटीरियर का इनटू 3 सब जोन्स। जो फर्स्ट जोन होगा ये बेसिकली इट एक्सटेंडिंग फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी टू 200 किलोमीटर डेप्थ तक जाता है। अब सेकेंड जोन बेसिकली जो एक्सटेंड करेगा 200 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर तक जाएगा, एंड द थर्ड जोन जो एक्सटेंड करेगा वो बेसिकली 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक जाएगा। तो बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन है ये सिर्फ मेंटल के लिए है, ये सिर्फ मेंटल के लिए है। मेंटल का 3 जो हमारे IUGG है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, जो कि एक ज्योग्राफिकल इंस्टीट्यूशन है, ज्योग्राफिकल बहुत बड़े ज्योग्राफिकल इंस्टीट्यूशन है। इन्होंने डिवाइड किया मेंटल को 3 सब जोन में, और पहला जो जोन है उसको मोहो डिस्कंटिन्यूटी के बाद आता है, यानी कि 200 किलोमीटर डेप्थ तक रहता है। और सेकंड जो जोन है वो बेसिकली 200 से 700 किलोमीटर तक रहता है, एंड द थर्ड इज जोन इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम 700 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर। तो बेसिकली ये जो है क्लासिफिकेशन या फिर डिफरेंट जो सब जोन्स पे डिवाइड किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। अब हम लोग का लास्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीरियर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जो कि हमारा कोर है। कोर बेसिकली द मेंटल कोर बाउंड्री इज डिटरमाइंड बाय द वेचर्ड गुटेनबर्ग, और इसी के लिए बेसिकली इसको गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी भी कहा जाता है एट द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। तो हमने पहले मोहो डिस्कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी बेसिकली इसमें भी वही है कि जो सिस्मिक वेव है अचानक से वेलोसिटी चेंज कर लेगा, जैसे ही वो लोअर मेंटल से लेकर के अपर कोर तक जाएगा या फिर आउटर कोर तक जाएगा तो वो बेसिकली वेलोसिटी चेंज होगा। और वेलोसिटी चेंज को होगा तो सबसे पहले इन्होंने ही वेचर्ड गुटेनबर्ग ने ही ध्यान दिया था इस बारे में, और इन्होंने बताया था, और इसके बेसिस पे इन्होंने इस डिस्कंटिन्यूटी को गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जाना गया। सो इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट देयर इज प्रोनाउंस्ड चेंज ऑफ डेंसिटी फ्रॉम 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब टू 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अलोंग द गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। अब बेसिकली वेलोसिटी के साथ साथ जो है हमारा डेंसिटी भी चेंज होता है। अब डेंसिटी अचानक से 5.5 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम तक चेंज हो गया, ये बहुत ही ज्यादा चेंज है। एंड दिस सडन चेंज इन द डेंसिटी इज इंडिकेटेड बाय सडन इंक्रीज। अब सडन चेंज ऑफ डेंसिटी हुआ, अब सडन चेंज ऑफ डेंसिटी होने के साथ साथ इन सडन चेंज ऑफ इंक्रीज इन द वेलोसिटी भी हुआ ऑफ पी वेव्स। अब 13.6 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया था वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स अलोंग द मेंटल कोर बाउंड्री ऑफ गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। अब पी वेव ही क्यों? बस बेसिकली हम जानते हैं कि पी वेव ही हो सकता है, अगर एस वेव और एल वेव नहीं हो सकता। एस और एल वेव क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये बेसिकली एल वेव बेसिकली सरफेस के आसपास जनरेट होता है, ओरिजिनेट होता है, और एस वेव जो है वो बेसिकली लिक्विड फॉर्म में ट्रेवल नहीं कर सकता है, और जो हमारा कोर है आउटर कोर ये बेसिकली लिक्विड फॉर्म में है, इसीलिए एल वेव एस वेव कभी जा ही नहीं सकता वहां पे, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वेव से जा सकते हैं। सो द वॉल्यूम, अब वॉल्यूम की बात करें तो 16% ऑफ द टोटल वॉल्यूम एंड 32% ऑफ द टोटल मास ये कंस्टिट्यूट करता है। अब 32% बेसिकली मास इसीलिए हो जाता है कि यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं वो हैवी एलिमेंट्स होते हैं। हैवी एलिमेंट्स का बेसिकली जितने भी सारे मेटल का मास होगा वो बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए 32% ऑफ द मास इट कंस्टिट्यूट। सो द कोर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सबजोन्स। अब कोर को भी डिवाइड किया गया आउटर कोर एंड इनर कोर के नाम से, और आउटर कोर जो है वो अप टू 5150 किलोमीटर है। इसके बाद बेसिकली हमारा इनर कोर आ जाता है, और इनर कोर का टोटल जो होता है अप्रोक्स 6000 से भी ज्यादा होता है। एस वेव डिसअपियर इन दिस। अब बेसिकली मैंने पहले ही कहा था जो पी वेव से ट्रेवल करेगा एस वेव नहीं करेगा, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में मोल्टेन स्टेट में, इसीलिए ट्रेवल नहीं करेगा। अब बेसिकली जो हमारा
जैसे मैंने कहा था आउटर कोर बेसिकली इट एक्सटेंड्स अप टू 51,050 किलोमीटर। अब वैसे ही इनर कोर इट एक्सटेंड्स अप टू 6371 किलोमीटर। ये बेसिकली हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ भी है। रेडियस ऑफ द अर्थ ये है हमारा 6371 किलोमीटर एंड इट द इनर कोर इज एक्सटेंड्स अप टू 6371 किलोमीटर। सो दिस लोअर मोस्ट जोन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज इन सॉलिड स्टेट। अब बेसिकली जितने भी सारे साइंटिस्ट हैं वो बेसिकली बिलीव करते हैं कि जियोलॉजिस्ट हैं वो बेसिकली बिलीव करते हैं कि जो हमारा आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट कोर है हमारा बेसिकली वो हमारा मोल्टेन स्टेट में है, मोल्टेन स्टेट में है। और हमारा जो लोअर मोस्ट है यानी कि इनर कोर है हमारा, इनर कोर है ये हमारा जो इसका स्टेट है वो बेसिकली सॉलिड है, वो बेसिकली सॉलिड है। ऐसा क्यों कहा गया? ये बेसिकली ये कोई डेफिनेट प्रूफ नहीं है बट ऐसा माना गया है कि ये आउटर मोस्ट का लेयर का है वो मोल्टेन में है और इनर मोस्ट लेयर कोर का वो सॉलिड में है। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको एंड जो कॉन्सेप्ट था जो रिगार्डिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ये टोटली क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट हो टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको प्रीवियसली जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल में, सो आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।